कभी सोचिए, आप किसी भीड़ भाड़ वाले बाजार में हैं या मेट्रो स्टेशन पर और अचानक कोई आपके सामने जमीन पर गिर जाता है। एक पल में सब कुछ बदल जाता है। चारों तरफ से लोग इकट्ठा हो जाते हैं, फोन निकल आते हैं, कोई चिल्लाता है, एक अफरा तफरी का माहौल। हाँ बिल्कुल। लेकिन उस भीड़ में क्या कोई ऐसा है जिसे पता हो कि असल में करना क्या है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। वो एक ऐसा पल होता है जहां जानकारी और तैयारी की कमी एक जान बचा सकने वाले मौके को एक त्रासदी में बदल सकती है। तो आज हम इसी तैयारी पर बात करने वाले हैं। अच्छा। हमारे पास सामुदायिक आपातकालीन तैयारी यानी कम्युनिटी इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस से जुड़े कुछ बेहतरीन स्रोत हैं। अच्छा। और इनके जरिए हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो फर्स्ट एड और सीपीआर जैसी ट्रेनिंग की बातें होती हैं, इनकी असल में अहमियत क्या है। और इसकी शुरुआत एक ऐसे आंकड़े से करते हैं जिसने मुझे सच में हिलाकर रख दिया। ओके। हमारे सूत्रों में अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन का जिक्र है और उनके मुताबिक अस्पताल के बाहर जिन लोगों को कार्डियक अरेस्ट होता है, उनमें से लगभग 90% लोगों की मौत हो जाती है। 90%? 90%, ये तो मतलब लगभग सभी लोग हैं। इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर सही समय पर पेशेवर मदद नहीं पहुंची तो बचने की उम्मीद लगभग न के बराबर है। और ये बहुत निराशाजनक लगता है। बिल्कुल। लेकिन ये आंकड़ा हमें एक कड़वी सच्चाई भी बताता है। ये उस खतरनाक गैप को दिखाता है, वो चंद मिनट जो किसी के गिरने और एम्बुलेंस के पहुंचने के बीच होते हैं, जिन्हें गोल्डन मिनट्स कहते हैं। बिल्कुल। इसी गैप को भरने या न भरने में ही जिंदगी और मौत का फैसला छिपा होता है। और यहीं पर एक आम इंसान जिसे सही ट्रेनिंग मिली हो, उसकी भूमिका किसी हीरो से कम नहीं होती। मतलब वो उस 90% के आंकड़े को चुनौती दे सकता? हाँ, बिल्कुल दे सकता है। तो उन गोल्डन मिनट्स में करने के लिए जो ट्रेनिंग दी जाती है, उसमें असल में होता क्या है? क्या ये सिर्फ सीपीआर सीखने के बारे में है जो हम फिल्मों में देखते हैं, या उससे कहीं ज्यादा कुछ है? ये उससे बहुत ज्यादा है। फिल्मों में तो हम सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा देखते हैं। अच्छा। असल में ये ट्रेनिंग सिर्फ कुछ तकनीकें सिखाने के बारे में नहीं है, ये आपको सोचना सिखाती है। हमारे स्रोत बताते हैं कि इसे आप 3 परतों में या 3 स्तरों पर समझ सकते हैं। 3 परतें? ये सुनने में दिलचस्प है। मतलब ये सिर्फ एक लिस्ट जैसा नहीं है। क्या है ये 3 परतें? पहली परत वो है जो आप अपनी आंखों से साफ साफ देखते हैं। ओके। जैसे किसी को चोट लगना, खून बहना या किसी का हाथ जल जाना। ये बाहरी चोटें हैं। राइट। ट्रेनिंग का पहला हिस्सा आपको इन तत्काल दिखने वाली समस्याओं को संभालना सिखाता है ताकि स्थिति और ना बिगड़े। मतलब पट्टी कैसे करनी है, खून का बहाव कैसे रोकना है, ये सब इसमें आता है। ठीक है, ये तो समझ आता है। ये बुनियादी फर्स्ट एड है। दूसरी परत क्या है? दूसरी परत वो है जहां जान को तत्काल खतरा होता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति बेहोश हो गया है, उसकी सांस नहीं चल रही या नब्ज नहीं मिल रही। कार्डियक अरेस्ट की स्थिति। हाँ, यहाँ आपको सीपीआर और एईडी का इस्तेमाल करना होता है। सीपीआर से आप शरीर में खून और ऑक्सीजन का प्रवाह बनाए रखते हैं, और एईडी जो एक छोटी पोर्टेबल मशीन है, वो दिल की धड़कन को बिजली का हल्का झटका देकर वापस पटरी पर लाने की कोशिश करती है। तो ये दूसरी परत सीधे सीधे उस 90% वाले आंकड़े से जुड़ी है। बिल्कुल। और तीसरी परत, आपने कहा था कि वो सबसे मुश्किल हो सकती है। हाँ, क्योंकि तीसरी परत उन खतरों से जुड़ी है जो बाहर से तुरंत दिखाई नहीं देते। अच्छा। ये शरीर के अंदर चल रही गंभीर समस्याओं के संकेत होते हैं, जैसे हार्ट अटैक या स्ट्रोक। इसके लक्षण बहुत बहुत सूक्ष्म हो सकते हैं, जैसे सीने में हल्का सा दबाव, जो गैस का दर्द लगे, या बोलते बोलते जुबान का लड़खड़ाना, या चेहरे के एक हिस्से का हल्का सा टेढ़ा हो जाना। लोग अक्सर इन चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं। बिल्कुल। थकान या कोई मामूली बात समझकर। ये ट्रेनिंग आपको इन छिपे हुए संकेतों को पहचानना सिखाती है ताकि आप 1 सेकंड भी बर्बाद किए बिना इमरजेंसी सेवाओं को कॉल कर सकें। तो ये सिर्फ प्रतिक्रिया देना नहीं है, ये तो एक तरह से एक जासूस की तरह संकेतों को पढ़कर आने वाले बड़े खतरे को भांपना भी है। सही कहा। ये एक पूरा कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच है। ये तो वाकई एक पूरा सिस्टम है। मतलब सिर्फ पट्टी बांधना या छाती दबाना नहीं, बल्कि स्थिति का आकलन करना, खतरे के स्तर को समझना और फिर उसके हिसाब से काम करना। लेकिन ये सब सीखने और करने के लिए बहुत ज्यादा लगता है। क्या इसका मतलब यह है कि हम सबको एक सेमी पैरामेडिक बनने की जरूरत है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। और यही इस पूरे कॉन्सेप्ट का सबसे खूबसूरत हिस्सा है। अच्छा। असली ताकत किसी एक व्यक्ति के सब कुछ जानने में नहीं है, बल्कि बहुत सारे लोगों के थोड़ा थोड़ा जानने में है।
और यहीं से बात व्यक्तिगत कौशल से उठकर सामुदायिक तैयारी तक पहुंचती है। सामुदायिक तैयारी। जब हम ये शब्द सुनते हैं तो अक्सर बाढ़ या भूकंप जैसी बड़ी आपदाएं दिमाग में आती हैं, लेकिन आप इसे एक अलग संदर्भ में इस्तेमाल कर रही हैं। बिल्कुल। सोचिए, एक समुदाय में जितने ज्यादा लोग फर्स्ट एड और सीपीआर जानते हैं, वहां अनजाने में ही एक सुरक्षा जाल, एक सेफ्टी नेट बन जाता है। एक सेफ्टी नेट। हाँ, किसी भी आपात स्थिति में, चाहे वो सड़क पर हो, ऑफिस में या पार्क में, इस बात की संभावना बहुत बढ़ जाती है कि मदद पहुंचने तक कोई न कोई प्रशिक्षित व्यक्ति वहां मौजूद होगा। मुझे लगता है कि इसे एक उदाहरण से समझना ज्यादा आसान होगा। ये सुरक्षा जाल असल में कैसा दिखता है? जरूर। कल्पना कीजिए, एक लोकल क्रिकेट मैच चल रहा है। रविवार की सुबह है, पार्क में काफी लोग हैं। एक बल्लेबाज रन लेते हुए अचानक पिच पर गिर जाता है। हाँ। अब दो स्थितियां हो सकती हैं। पहली, जहां कोई भी प्रशिक्षित नहीं है। हाँ, वहां क्या होगा? लोग घबराकर चिल्लाएंगे, कोई पानी छिड़केगा, कोई हाथ पैर मलेगा, 10 लोग 10 तरह की सलाह देंगे। अफरा तफरी। बिल्कुल। किसी को शायद 112 पर कॉल करने का ध्यान भी ना आए, और अगर आए भी तो वो सही जानकारी नहीं दे पाएगा कि हुआ क्या है, मरीज की हालत कैसी है, सही लोकेशन क्या है। हर गुजरते सेकंड के साथ उस खिलाड़ी के बचने की उम्मीद कम होती जाएगी। और दूसरी स्थिति, जहां उस सुरक्षा जाल के कुछ धागे मौजूद हैं। अब सोचिए, उसी भीड़ में सिर्फ 3 या 4 लोग हैं जिन्होंने ये ट्रेनिंग ली है। जैसे ही खिलाड़ी गिरता है, स्थिति पूरी तरह बदल जाती है। कैसे? उसे पता है कि क्या देखना है। दूसरा व्यक्ति अपना फोन निकालकर सीधे 112 पर कॉल करता है और शांति से ऑपरेटर को बताता है, एक लगभग 40 साल का व्यक्ति बेहोश है, सांस नहीं चल रही, हम सीपीआर शुरू कर रहे हैं, आप जल्दी एम्बुलेंस भेजिए। वाह। तीसरा व्यक्ति भीड़ को पीछे हटाता है ताकि ताज़ी हवा आ सके और काम करने की जगह बन सके, और पहला व्यक्ति तुरंत सीपीआर शुरू कर देता है। मतलब घबराहट नहीं, एक संगठित प्रतिक्रिया। एग्जैक्टली, अ कोऑर्डिनेटेड रिस्पॉन्स। यही वो सुरक्षा जाल है। उन 3-4 लोगों ने उस खिलाड़ी और मौत के बीच एक दीवार खड़ी कर दी है। ये बहुत शक्तिशाली विचार है। इसने तो मेरे सोचने का तरीका ही बदल दिया। ये किसी एक सुपर हीरो के बारे में नहीं है, ये कई सारे सामान्य लोगों के मिलकर एक असाधारण काम करने के बारे में है। बिल्कुल। लेकिन सवाल यह है कि ये ज्ञान मिलेगा कहाँ से? क्या ये बहुत महंगा या मुश्किल है? हमारे स्रोतों में इस बारे में कुछ बताया गया है। और ये सबसे अच्छी खबर है। स्रोतों के अनुसार ये ज्ञान हम सब की पहुंच में है। अच्छा। रेड क्रॉस जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं दुनिया भर में ये कोर्स कराती हैं। कई देशों में स्थानीय अग्निशमन विभाग, मतलब फायर डिपार्टमेंट, और पुलिस विभाग भी सामुदायिक वर्कशॉप आयोजित करते हैं। यहाँ तक कि कई बड़े अस्पताल भी अपनी सामाजिक जिम्मेदारी के तहत मुफ्त में या बहुत ही कम शुल्क पर ऐसी ट्रेनिंग देते हैं। तो ये जानकारी इसे सिर्फ एक अच्छे विचार से निकालकर एक व्यवहारिक कदम बना देती है। बिल्कुल। ये ज्ञान किसी तिजोरी में बंद नहीं है, ये बस हमारे लेने का इंतजार कर रहा है। ठीक है, तो चलिए अब इन सब बातों को जोड़कर देखते हैं। हम उस 90% वाले डरावने आंकड़े पर वापस चलते हैं जहां से हमने ये बातचीत शुरू की थी। इस सामुदायिक सुरक्षा जाल और इन 3 परतों वाली ट्रेनिंग से हम उस आंकड़े पर असल में कितना असर डाल सकते हैं? बहुत ज्यादा। इसे समझने के लिए हमें थोड़ा विज्ञान को समझना होगा। ओके। जब कार्डियक अरेस्ट होता है तो दिल धड़कना बंद कर देता है। राइट। इसका मतलब है कि दिमाग और शरीर के दूसरे जरूरी अंगों तक ऑक्सीजन वाला खून पहुंचना बंद हो जाता है। राइट। हमारे दिमाग के सेल्स ऑक्सीजन के बिना सिर्फ 4 से 6 मिनट तक ही जिंदा रह सकते हैं। बस 4 से 6 मिनट? हाँ, उसके बाद वो मरने लगते हैं, और ये एक ऐसा नुकसान है जिसे ठीक नहीं किया जा सकता। और एक एम्बुलेंस को शहर के ट्रैफिक में पहुंचने में इससे कहीं ज्यादा समय लग सकता है। एग्जैक्टली। यही वो गोल्डन मिनट्स हैं। जब कोई प्रशिक्षित व्यक्ति तुरंत सीपीआर शुरू कर देता है तो वो कृत्रिम तरीके से दिल का काम कर रहा होता है। वो अपने हाथों से छाती को दबाकर खून को शरीर में घुमाता रहता है, जिससे दिमाग को जरूरी ऑक्सीजन मिलती रहती है। तो वो मरीज को ठीक नहीं कर रहा? नहीं, वो सिर्फ समय खरीद रहा है। समय खरीद रहा है। हाँ, वो दिमाग को मरने से बचा रहा है जब तक कि एम्बुलेंस और डॉक्टर नहीं आ जाते जो असली इलाज शुरू कर सकें। वो 90% का आंकड़ा इसलिए इतना बड़ा है क्योंकि ज्यादातर मामलों में दिमाग को बचाने वाला ये काम शुरू ही नहीं हो पाता। तो ये ट्रेनिंग सिर्फ एक कौशल नहीं है, ये किसी को समय देने की ताकत है। हाँ बिल्कुल, समय देने की ताकत, किसी की जिंदगी के सबसे कीमती कुछ मिनट खरीदने जैसा है। बिल्कुल। और इसका एक मनोवैज्ञानिक पहलू भी है जो बहुत महत्वपूर्ण है। वो क्या है?
ऐसी स्थिति में सबसे बुरी भावना होती है लाचारी की, बेबसी की। ये महसूस करना कि आपके सामने कोई मर रहा है और आप कुछ नहीं कर सकते। ये ट्रेनिंग आपको उस लाचारी की भावना से बाहर निकालती है। ये आपको एक मूक दर्शक से एक सक्रिय भागीदार बनाती है। ये आपको अधिकार देती है, आत्मविश्वास देती है कि आप खाली हाथ नहीं हैं, आप कुछ कर सकते हैं। आज की बातचीत को अगर हम संक्षेप में देखें तो हमने कुछ बहुत ही जरूरी बातें समझी हैं। हमने उस 90% वाले आंकड़े के जरिए अस्पताल के बाहर होने वाले कार्डियक अरेस्ट की गंभीर हकीकत को जाना। हाँ, हमने ये भी समझा कि फर्स्ट एड और सीपीआर ट्रेनिंग सिर्फ एक तकनीक नहीं बल्कि खतरे को पहचानने का एक 3 परतों वाला सिस्टम है। भारी चोटें, जान का तत्काल खतरा और छिपे हुए संकेत। सही कहा। और शायद सबसे बड़ी बात, हमने कम्युनिटी सेफ्टी नेट या सामुदायिक सुरक्षा जाल की ताकत को समझा। बिल्कुल। ये कि कैसे रेड क्रॉस, स्थानीय पुलिस और अस्पतालों जैसे संगठन इस जीवन रक्षक ज्ञान को हम सब तक पहुंचा सकते हैं, जिससे ये ज्ञान कुछ लोगों तक सीमित न रहकर पूरे समाज की ताकत बन जाए। अंत में ये ज्ञान सिर्फ एक तकनीकी कौशल से कहीं बढ़कर है। इसे एक तरह की नागरिक जिम्मेदारी के रूप में भी देखा जा सकता है। ये अपने समुदाय के प्रति, अपने आसपास के लोगों के प्रति देखभाल और अपनेपन को दिखाने का एक बहुत ही गहरा और व्यवहारिक तरीका है। ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है। जब आप ये प्रशिक्षण लेते हैं तो ये आपके और आपके माहौल के बीच के रिश्ते को बदल देता है। आप एक निष्क्रिय दर्शक से एक संभावित जीवन रक्षक बन जाते हैं। आपकी मौजूदगी ही उस जगह को, उस ऑफिस को, उस पार्क को बाकी लोगों के लिए थोड़ा और सुरक्षित बना देती है। ये एक बहुत ही शक्तिशाली अंतिम विचार है। एक निष्क्रिय दर्शक से एक संभावित जीवन रक्षक तक का सफर। और यहीं से एक और सवाल भी उठता है। अच्छा। हमारे स्रोतों में हार्ट अटैक और स्ट्रोक के शुरुआती संकेतों को पहचानने का जिक्र है, जो कि आपात स्थिति में प्रतिक्रिया देने का एक अहम हिस्सा है ना? हाँ, बिल्कुल। लेकिन इस पूरी चर्चा के बाद ये सोचना लाजमी है कि क्या सिर्फ आपातकालीन स्थितियों में सही तरीके से प्रतिक्रिया देना ही काफी है, या फिर हमारे समुदायों में इन स्वास्थ्य समस्याओं की असली वजहों जैसे कि खराब लाइफस्टाइल, तनाव, खान-पान को लेकर जागरूकता फैलाना भी उतना ही जरूरी है? शायद असली और सबसे मजबूत सुरक्षा जाल सिर्फ प्रतिक्रिया देने में नहीं बल्कि रोकथाम में छुपा है।